मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। Hello, Adab, Namaste, and good morning. I am Neeraj Pizar, Assistant Professor in the Department of English, Shulini University. And on behalf of organizing team, I welcome you all to the second day of this literature festival. As promised yesterday, we took you through some very interesting literature sessions, and yet again here we are all charged up with this another day of literature festival. What do we have today? Today, we will begin with how the Hindi film script evolved, after which we will talk about the close relation between literature and film. Then we are going to make you meet a very famous author, Geeta Hariharan, in a discussion with Manju Jaidka. In our third session, panel will talk over reworking mythologies, followed by another session on Meet the Author. Then we will mesmerize you all with Hindi poetry session. And last but not least, the dessert after a meal, we have Irshad Kamil in one-on-one discussion with Ashu Khosla. And I think it's going to be an amazing day. And with this, I would like to introduce you to our moderator for the first session, Evolution of the Hindi Film Script, Dr. Mihir Pandya. Dr. Pandya has done his doctorate from University of Delhi on contemporary city and Indian popular cinema. Dr. Mihir Pandya has written on cinema and popular culture for BBC Hindi, News Laundry, Hindu, Bharat Times, Jansatta, etc. His first non-fiction book on cinema, Sheher or Cinema via Delhi, published in 2012. He presently teaches Hindi literature at the Indraprasth College for Women, University of Delhi. With this, I would like to hand over the e-platform to you. Dr. Pandya, over to you. हेलो नीरज और स्वागत आप सभी का। आज एक बहुत दिलचस्प सत्र में हम सुबह सुबह इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए, और मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे जो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। अजीत अंधारे हमारे साथ में हैं, और अजीत वाईकॉम 18 में अभी सीईओ हैं और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़े हैं, और उसके बाद में मेरे ख्याल से अब काफी सालों से सिनेमा की दुनिया में काम कर रहे हैं, और बहुत सारी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई, जिनमें पद्मावत का नाम आप ले सकते हैं, जो जिसके पीछे वो प्रोड्यूसर के तौर पे रहे, और उन्होंने इवन अंधाधुन जैसी फिल्म जो एक बहुत ही नई तरह की कहानी हमारे सामने लेके आती है, वो एक नई तरह की प्रयोगशील फिल्म थी। अभी वेब सीरीज के अंदर वो बहुत तरह की इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं। जामतारा आपने देखा होगा वो, और शी और ताजमहल 1989, ये सभी उनके प्रोडक्शन हाउस से निकले हैं। तो आज हम अजीत के साथ में बात करेंगे। हाय अजीत। हाय मीर। हाय हाय। सो बी हियर। थैंक यू। तो आज हमारा विषय है एवोल्यूशन ऑफ द हिंदी फिल्म स्क्रिप्ट, और मैं कोशिश करूंगा, या मतलब मेरी इच्छा होगी कि हम पिछले डेकेड की बारे में हमारा फोकस ज्यादा रहे, क्योंकि सिनेमा हमारा 100 साल पुराना है, लेकिन इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, खासतौर पे लास्ट 5-6 ईयर्स में जिस तरह के चेंजेस आए हैं, तो उनसे जुड़े हुए मेरे सवाल होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऑडियंस क्वेश्चन भी ले सकें हमारे सेशन के आखिरी हिस्से में। तो अजीत, मेरे 2 सेंट्रल थीम हैं जिनके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें, आप उसको और ज्यादा हमारे सामने समझाएं। जो चेंजेस आते हुए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खासतौर पे हिंदी सिनेमा की स्क्रिप्ट के लेवल पे, कहानी के स्तर पे, तो एक तो मैं देख रहा हूँ कि जिसको आप स्थानीयता, लोकलाइजेशन, लोकेल कहते हैं, है ना, जो एटमॉस्फेयर है, उसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस हमारे सिनेमा में दिखाई दे रही है। उसी से जुड़ी हुई एक चीज ये है कि जो नॉर्थ इंडियन स्मॉल सिटीज हैं, इवन वो भोपाल हो सकता है, वो आरा हो सकता है, वो बरेली हो सकता है, वो बड़ौदा हो सकता है, वो पूना हो सकता है, ये तमाम शहर अपनी पूरी रूप रंग के साथ में हमारी कहानियों में वापस आ रहे हैं एक तरह से, और ये एक बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि हमारा सिनेमा पहले बहुत लंबे समय तक बॉम्बे और उसके बाद में बहुत लंबे समय तक दिल्ली को, और कभी कभी उससे बाहर निकला तो कलकत्ता दिख जाता है, या कोई एक पूरा 90s में टाइम आया जब हम विदेशों में जाके हमारी कहानियां सेटल थी, और जिसको
जिसमें हिंदुस्तान उस तरह से नहीं दिखाई देता। तो ये जो आप चेंज देख रहे हैं, ये एक तो मतलब इस तरह का चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, नंबर एक, और नंबर दो, इसके पीछे क्या आप कारण देखते हैं कि ये जो एक लैंग्वेज को लेके, स्पेस को लेके जो ऑथेंटिसिटी हमारी कहानियों में लौटी है, इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? Okay. So first of all, thank you for having me over here. I listened to your lovely itinerary as well with Desert and Rishad Kamil. So I am feeling right now like the morning hot water with Jeera. Hope I will have some cleansing effect at least. मेरी जब मीर से बात हुई तो मैंने कहा भाई आपकी हिंदी के आगे मैं कितनी देर तक ये हिंदी में वार्तालाप अपना जारी रख पाऊंगा, मुझे इसका कोई पता नहीं है। तो बहुत ही फ्रीली ये कॉन्वर्सेशन बाइलिंगुअल होगा। बिल्कुल, ये हिंदी सिनेमा के ऊपर सेशन है, तो इसमें लैंग्वेज बैरियर तो नहीं हो सकता, और कुछ भी हो। तो उसी पे मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि जितनी भी स्क्रिप्ट्स, चूंकि हमारा विषय स्क्रिप्ट पे है, जितनी भी स्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं और हिंदी फिल्म सिनेमा की स्क्रिप्ट, हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो जो लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है वो देवनागरी में नहीं लिखी होती। तो इवन जो पूरी हिंदी है आपकी, वो इंग्लिश में ही लिखी होती है, रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। जी जी। तो ये भी एक बहुत अजीब सी बात है कि जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बन हिंदी सिनेमा के लिए रही हैं, किरदार हिंदी में बात करते हैं, डायलॉग भी हिंदी में है, लेकिन उनको जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, ताकि ऑफ कोर्स जो मेकर्स हैं, जो लोग पीछे हैं, सब कोई उसे समझ सके, इंक्लूडिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह। सो दिस इज ऑल्सो, मतलब अपने आप में एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्ट्रडिक्शन है। हमें रियलाइज नहीं होता बिकॉज हम लोग उसी में इतना जीते हैं कि इसका अंदेशा ही नहीं रहता कि आप इंग्लिश में हिंदी पढ़ रहे हैं। खैर, तो आपने जो एक बात की, बदलाव की या एवोल्यूशन की, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी फिल्में रंगीन तो काफी पहले से हो गई। आई थिंक 30 के दशक में पहली एक्सपेरिमेंटल कलर फिल्म बनी थी, उसके बाद टेक्निकलर, फूजी, ये सब आई। लेकिन स्क्रिप्ट में जो रंग भरा है, मेरे हिसाब से वो काम पिछले 10 सालों में ही हुआ है। और मेरा उससे क्या कहने का मतलब है कि ये जो बदलाव है, ये सिर्फ लोकेल्स या सिटीज या मॉफसल टाउन्स के डिपिक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये काफी फंडामेंटल बदलाव है। और उसका मैं आपको थोड़ा एक कदम पीछे हट के उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। फिल्में जो हमारी थी, अगर हम अपने समाज को देखें तो समाज में हमारे जितना विशाल हमारा देश है, जितनी यहाँ पे भाषाएं हैं, जितने कल्चर्स को एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आप देखें तो समाज में बहुत विविधताएं हैं। और अगर उसके हिसाब से हमें अपना सिनेमा देखें तो हमारा सिनेमा बड़ा ही ट्रेडिशनली बहुत ही मोनोक्रोमेटिक रहा, बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट रहा। और उसका रीजन ये था कि कहानियों पे जिम्मेदारी थी कमर्शियल एंटरटेनमेंट, मास एंटरटेनमेंट, सामूहिक मनोरंजन। यानी जब एक सिनेमा घर में पिक्चर लगे तो जो हाईएस्ट कॉमन ऑडियंस है आपका, उस तक सिनेमा पहुंचे, उस तक सिनेमा की कहानी की आवाज पहुंचे, और वो कनेक्शन आपको सबसे जोड़ना है, और तभी आप वो सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली या 100 करोड़ 200 करोड़ की जो आज बातें करते हैं वो होगा। तो स्क्रिप्ट या जो सब्जेक्ट्स कहे गए, इनका जो उद्गम है, इनका जो स्रोत है, वो ये इस पर निर्भर करता है कि सिनेमा करना क्या चाह रहा है। तो सिनेमा सबसे पहले इज ट्राइंग टू बी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, और ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन भी आ जाता है, क्योंकि एक तरफ आप ऑफ कोर्स यूनिवर्सल कहानी कहना चाहेंगे जो सबसे जुड़ सके, और हर कहानीकार का जो एक होली ग्रेल जिसे कहते हैं, वो यही है कि क्या मैं ऐसी यूनिवर्सल कहानी कह सकता हूं जिससे हर आदमी जुड़े। लेकिन आप हर वक्त यूनिवर्सल कहानी नहीं कह सकते, और तब फिर आप कुछ अलग कहानियां कहना चाहते हैं, आप कुछ जो आपकी मेन गली है उसके बाएं तरफ एक मुड़ना चाहते हैं, दाएं तरफ मुड़ना चाहते हैं। तो वो छूट जो पहले थी, मैं बात कर रहा हूं जैसे 40, 50, 60 या 70 के दशक में, वो छूट नहीं थी, क्योंकि कहानी कैद थी एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा में। और ये दौर तब का है जब टेलीविजन एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड तक पहुंचा नहीं था। तो अगर आपको सिनेमा को पहुंचना है ऑडियंस तक, तो सिर्फ एक ही जरिया था, और वो था एक सिनेमा घर। और ये सिनेमा घर सिंगल स्क्रीन होते थे, 70 mm स्क्रीन, और ये सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स नहीं होते थे, सिंगल स्क्रीन होते थे। तो यानी जो एक पिक्चर एक वक्त लगी हुई है, बस वही पिक्चर
एक तरह से पार्किंग स्लॉट ऑक्यूपाई करके आपका लगी है, और उसके पास फिर चांस है कि वो सबसे या तो जुड़े और या वो सबसे न जुड़ पाए। तो जब इस पैरामीटर्स में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो आपके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू टेल व्हाट विल कनेक्ट विद एवरीवन। और इसमें अगर हम थोड़ा हटके अगर एक एग्जांपल लें इवन शेक्सपियर का, तो शेक्सपियर का भी जो प्लेस का नेचर है वो इतना गुजराती थाली की तरह कि उसमें आपको ट्रेजेडी भी मिलेगा और कॉमेडी भी है, जेस्टर भी है, और हर तरीके से जुड़ने का जो एक अटेम्प्ट होता है वो भी इसीलिए था क्योंकि इट वाज अ फॉर्म ऑफ मास पॉपुलर एंटरटेनमेंट। तो जब आप उस सांचे में से निकल के आ रहे हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं होता कि आप इस पे काफी एक्सपेरिमेंट करें, आप कुछ और कहानी कहें। ये बदलाव आया, जो अपना मूल विषय है कि ये बदलाव कहाँ से और क्यों आया, तो वो बदलाव एक्चुअली आया है मल्टीप्लेक्स के आने से। और 1998। जी हाँ, जी हाँ। तो जब मल्टीप्लेक्स का आगमन हो गया देश में और जब टेलीविजन भी आ गया तो कहानियों को लोगों तक पहुंचने के जरिए बढ़ गए। इस वक्त एक सिनेमा घर में आप भले ही एक बड़ी सी मास पॉपुलर फिल्म चला रहे हैं, उसके साथ एक दूसरी स्क्रीन पे एक मॉनसून वेडिंग भी लगी और उसने अपनी एक ऑडियंस पाई और अपने ऑडियंस से उसने कनेक्ट किया। तो ये कहानियां हमेशा से थी हमारे देश में। कहानियों की कभी, इनफैक्ट ये तो नेचुरल होना चाहिए कि इतने वेरिड समाज में कहानियां इतनी मोनोक्रोमेटिक कैसे हो गई, क्यों हम लोग इतने छोटे छोटे मोटिव से लगे रहे कि लव एट फर्स्ट साइट, या वो राज कपूर का भोला भाला नायक जो सिर्फ अपनी ईमानदारी बेचता था गरीब देश में जिसके पास और कुछ था भी नहीं उस वक्त, या देशभक्ति जो मनोज कुमार ने बेची। तो इस तरह के मोटिव से निकल के हमें अलग अलग कहानियों के दौर में जाने का मौका ही इस इंडस्ट्री को मल्टीप्लेक्स और टेलीविजन के आने के बाद मिला है। और उसी का कारण है कि उसी दौर के साथ अगर आप देखेंगे तो स्क्रिप्ट के अंदर बहुत से बदलाव आए। और एक बदलाव जिसके बारे में आपने कहा कि स्क्रिप्ट के लिए अब जरूरी नहीं था कि वह सिर्फ मुंबई या दिल्ली तक के शहरों की बैकग्राउंड तक रहे, पर छोटे शहरों तक, मफस्सिल टाउन तक स्क्रिप्ट पहुंचे। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप देखें, एक जो बड़ा बदलाव आया वो ये था कि लोगों ने ये रियलाइज किया कि हमारी जो एक ट्रेडिशनल हिंदी फिल्म है, जो हीरो से ही पावर होती है हमेशा, उसमें हीरोइज्म हमेशा हीरो से आता है, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हीरोइज्म का सोर्स हीरोइन भी हो सकती है। तो अगर आप आखिर लास्ट दशक देखें, द 2000s, और मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा बदलाव क्या है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव ये है कि स्क्रिप्ट ने अपना जेंडर पहचान लिया कि आई एम एक्चुअली फेमिनिन, एंड यू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट स्ट्रीक व्हिच वाज एब्सोल्युटली अनहर्ड ऑफ अर्लियर इन मेन स्ट्रीम सिनेमा। तो एक आध दो पैरेलल में अगर सिनेमा बने हो तो वो अलग बात है, पर मेन स्ट्रीम सिनेमा में अगर आप कहानी देखें, विद्या बालन की आई, या बिल्कुल ही अलग तरीके की उन्हीं की पिक्चर जो थी डर्टी पिक्चर आई, या अगर आप देखते हैं मुड़ के तो हर हीरोइन का एक मेन लीडिंग फिल्म आपको मिल जाएगा। तो आलिया भट्ट के पास राजी है, प्रियंका के पास फैशन, मेरी कॉम है, दीपिका ने ऑफ कोर्स पद्मावत, पीकू जैसी फिल्में की जिनमें फिल्मों का पूरा फिल्म की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। बिल्कुल। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी थीम रही, बहुत बड़ा बदलाव रहा, जहां पे एक स्क्रिप्ट ने ये समझा कि मुझे सिर्फ हीरो को आगे करके ऑडियंस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक ये सिर्फ समाज में जो परिवर्तन आया है उसी का एक नतीजा है, क्योंकि इससे पहले के समाज में जो ओवरऑल सिचुएशन थी, आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट और द वे विमेन वर इन द सोसाइटी, आई थिंक पोस्ट लिबरलाइजेशन उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है, और वही चेंज स्क्रिप्ट में और सिनेमा में दिखता है। तो आई थिंक ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे स्क्रिप्ट काफी बदली है, और वो कैद नहीं रही सिनेमा घर के सिंगल स्क्रीन के सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में। हाँ, नहीं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि सिंगल स्क्रीन हटने से, मतलब जब आप एक नीश ऑडियंस को ध्यान में रख के फिल्म बना सकते हैं और वो भी एक कमर्शियली वायबल ऑप्शन हो सकता है, तो उससे कहानी के ऊपर क्या बदलाव आते हैं, ये लास्ट 20 ईयर्स मेरे ख्याल से उसको बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। वीमेन्स मतलब जो आपने बहुत सुंदर बात कही, मैं उसको दोबारा कोट करना चाहूंगा कि फिल्म स्क्रिप्ट ने अपना जेंडर पहचान लिया। मैं यहाँ पे ये भी एक आपसे पूछना चाहूंगा कि
सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका भी कहानी के ऊपर, या उसका भी सिनेमा किस तरह से अपनी कहानी को प्रस्तुत कर रहा है, उस पर प्रभाव पड़ता है क्या? क्योंकि लास्ट डेकेड के अंदर जो जिस तरह की चीजें हुई, खासतौर पे पोस्ट 2012 जो एक नया डिस्कोर्स हमारी सोसाइटी में आया, खासतौर पे वीमेन एम्पावरमेंट को लेके, एक पूरा आजादी को लेके उनका जो एक सवाल उठा। मैं याद कर रहा हूँ, मैं शायद सुदीप शर्मा से बात कर रहा था जो NH10 के राइटर हैं, और उनसे मैंने सवाल पूछा था कि क्या NH10 होती अगर पोस्ट 2012 वो सब वो घटना नहीं, लेकिन घटना के बाद जो मूवमेंट हुआ दिल्ली के उस इंसिडेंट के बाद में, उसने जो एक अवेयरनेस, एक उसको जो उस मुद्दे को फ्रंट पे लाने का काम किया, उससे NH10 जैसी फिल्में निकली हैं। उन्होंने ये एग्री किया कि हमारे पास फिल्म की कहानी पहले से थी, लेकिन उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले लोग नहीं थे। तो स्टूडियो लेवल पे आप जहां बैठे हैं, मतलब आप जब फिल्मों को ग्रीन लाइट करते हैं, कोई कहानी को आप सुनते हैं, ये कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, ये कहानी मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस देखे, तो कौन सी चीजें होती हैं जिनको आज 2021 में 2021 में एक बॉम्बे का स्टूडियो देखेगा? तो मतलब जिन चीजों पे हमने बात की, उसके अलावा भी अगर आप इस तरह की चीजें देखना चाहें कि आज अगर आप एक स्क्रिप्ट को चुनेंगे, तो उनमें कौन सी चीजें आप देखेंगे जो आपको लगता है कि आगे एक अच्छी फिल्म बन सकती है? बिल्कुल ठीक। तो हम लोगों का जो काम रहा है वाईकॉम 18 में, और अब तो ये बदलाव हमारे स्टूडियो तक सीमित नहीं है, और बहुत अच्छी बात है कि अब ये पूरी इंडस्ट्री ने इसे अपना लिया है। लेकिन जब हम लोगों ने अपना ये एक जो चॉइस है, इस पर हम लोग चले थे, तो वो काफी मुश्किल वक्त था, क्योंकि तब ट्रेडिशनली ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग या ऑडियंस की समझ किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करती थी। क्योंकि ये हम तकरीबन किस समय की बात कर रहे हैं? तो आप ये समझिए, मैं बात कर रहा हूं जब हम लोगों ने तनु वेड्स मनु कहानी के दौर की बात कर रहा हूं, यानी 2011-12 की मैं बात 11-12, जी जी जी। तो उस दौर में ये शुरुआती दौर है जहां अलग किस्म की कहानियों के ऊपर काफी सोच विचार हुआ, और हमारा ये समझना था कि अगर हम, और उसका एक बहुत व्यवसायिक कारण भी है, तो जो शायद सुनने में इतना अच्छा न लगे, पर उसका बहुत बड़ा एक व्यवसायिक कारण ये नहीं, है। वो बिल्कुल वो बहुत जरूरी चीजें हैं और हम उन्हें झुठला नहीं सकते। तो देखिए क्या है कि जो बड़ी फिल्में आपकी बनती हैं, उनका व्यवसाय कुछ इस तरह से बैठता है कि वो पूरा स्टार सिस्टम पे चलती है। तो स्टार की अपील है, इसलिए ऑडियंस आती है, और उसका जो पूरा इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल ही स्टार को भी फेवर करता है। और लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप एक स्टार को देखने आ रहे हैं, तो एक मैनेजमेंट के टर्म्स में जिसे वैल्यू क्रिएशन कहें, तो वैल्यू क्रिएशन स्टार का है, तो सब इकोनॉमिक इक्वेशन स्टार की तरफ जुड़ती हैं। तो एज ए स्टूडियो हम लोगों ने ये विचार किया कि हम इसको कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बड़ी बड़ी फिल्में जैसे स्टूडियो 18 में हुई थी, सिंह इज किंग, गजनी, और इस तरह की जो बड़ी फिल्में हमने की थी, स्टार लेड मास एंटरटेनर्स, तो उनके व्यवसायिक इक्वेशंस हमारे बहुत फेवरेबल नहीं होते थे। और ये बड़ा ताज्जुब होता था, ये जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वही समझते हैं कि बाहर फिल्म बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उसका अगर आप रिटर्न देखेंगे स्टूडियो में, तो वो रिटर्न बहुत एक्साइटिंग नहीं है। और तब हमने ये सोच शुरू की कि अगर हमें ये बदलना है, ये बदलाव लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसका एक नतीजा ये था कि हमें कुछ नया ढूंढना पड़ेगा जिससे हम ऑडियंस से कनेक्ट कर सकें, और वो जरूरी नहीं कि वो जो मेन किरदार है आपका वो स्टार लेड रहे, और अगर हमें कुछ और ऑप्शंस मिले कनेक्ट करने के, तो हम उस ओर निकलेंगे। तो अगर आप देखें, हमने जो फिल्म की तनु वेड्स मनु, ऑफ कोर्स माधवन और कंगना बहुत अच्छे कलाकार हैं, और उस वक्त भी उनका काम काफी माना जाता था, लेकिन ये इस तरह की बहुत बड़ी स्टारलेट फिल्म नहीं थी। और ये आनंद राय की पहली फिल्म है, जो कि आने वाले वर्षों में बहुत उनका इन्फ्लुएंस होने वाला था इंडस्ट्री पे। तो ये एक फिल्म थी। कहानी अगर आप लें, जिसमें पहले ही शॉट में एक गर्भवती महिला एयरपोर्ट के बाहर आ रही है और ये फिल्म की हीरोइन है, ये सोचना बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए। तो हम लोगों ने जो एक अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग का एक डीएनए इसके ऊपर एक सोची समझी सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी बनाई कि वी हैव टू लुक फॉर अनकन्वेंशनल स्टोरीज, बिल्कुल ही हटके। अब ये चीज बिल्कुल हटके नहीं लगती, क्योंकि हर आदमी इस शब्द का इस्तेमाल करता है क्रिएटिव फील्ड में, पर ये शुरुआत ऐसे ही हुई कि क्या हम ऐसी फिल्में देख सकते हैं जिनमें स्टारडम के अलावा कुछ और हो।
तो हम लोगों ने वो बहुत ही कॉन्शियस एक जर्नी थी, ऐसा मटेरियल ढूंढने के लिए, ऐसी कहानियां ढूंढने के लिए जो किसी और तरीके से, तो कहानी का जो थ्रिलर एलिमेंट था वो इतना पावरफुल था, उसका जो क्लाइमैक्स था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके ऊपर निर्भर रह के हम लोगों ने कहा कि हम ये राह अपनाएंगे। और वही थिंकिंग आपको दिखेगी क्वीन में, जब हम लोगों ने क्वीन किया या मेरी कॉम किया या इवन अंधाधुन जो हार्डली अभी हाल ही में आई है, क्योंकि तब आयुष्मान इतने बड़े स्टार नहीं थे। आयुष्मान उसके बाद अपनी स्टारडम की सीढ़ी पे चढ़े। तो अगेन इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, वेरी प्लॉट लेड, वेरी ट्रीटमेंट लेड फिल्म। तो कई सालों पे इस विषय में काम करते करते हम लोगों ने इसमें एक समझ हमारी कलेक्टिवली डेवलप की कि अगर हमें कुछ और तरीके का ऐसा सोर्स मिल रहा है जिससे कि एक स्क्रिप्ट आगे कनेक्ट होगी, खासकर एक मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से, क्योंकि इस ऑडियंस में एक वृद्धि हो रही थी और ये ऑडियंस कुछ और देखना चाह रही है। और अगर हम इस ऑडियंस पे फोकस करके एक नए तरीके का अगर अनकन्वेंशनल सिनेमा की स्ट्रीम बना सके, तो उसी तर्ज पे चलते हुए हम लोगों ने काम किया। और जब हम लोगों ने भाग मिल्खा बनाया, तो अगर आप कन्वेंशनली देखेंगे, तो अगर आप एक स्पोर्ट्स फिल्म बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्रिकेट पे बनानी चाहिए, क्योंकि वही एक स्पोर्ट है जो नेशनल स्पोर्ट है हमारा इन टर्म्स ऑफ व्हाट पीपल थिंक। लेकिन हम लोगों ने वो नहीं किया। और मिल्खा सिंह जी अपने उस उम्र में एक सिनेमा जो कि एक यूथ का माध्यम है, उनके इतने टॉप ऑफ माइंड नहीं थे। ऑफ कोर्स टॉप ऑफ माइंड विल बी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, धोनी वगैरह। पर उस कहानी का जो ग्राफ था, उस ग्राफ में जो क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी हमें नजर आई कि एक बच्चा जिसके माता पिता उसकी आंखों के सामने यू नो they are murdered and he goes on to overcome his internal demons to win the world. तो I think ये अलग-अलग तरीकों से हमने एक तरह से वो द्वार ही बंद कर दिया। हमने कहा हम ये जो स्टैंडर्ड है ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका करने का वैसे भी हमें फायदा नहीं है। और इसलिए हम उस नई sort of राह पे निकले कि कुछ और करके, और जब हमने कहा कुछ और, तो फिर उसमें हमें कई रंग नजर आए। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि मोनोक्रोमैटिक से जब आप इतने अलग रंगों पे जाते हैं, तब आपको लगता है कि अरे यहाँ तो बहुत कुछ है और इतनी सारी कहानियां कहीं जा सकती हैं, इतने अलग अलग आयाम पे आप काम कर सकते हैं। और फिर उससे हमें भी हौसला आया, क्योंकि जब वसैपुर आप देखें तो वसैपुर में भी एक ब्रेकिंग द मोल्ड है। उस वक्त सिर्फ गैंगस्टर फिल्म बन रही थी मुंबई गैंगस्टर्स के ऊपर, और हमने बनाई गैंगस्टर फिल्म जो खत्म होती है जब बॉम्बे आती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लास्ट शॉट पहली बार जब, हाँ बिल्कुल। मैं ऑडियंस क्वेश्चन बीच बीच में कुछ आ रहे हैं, तो मैं बीच में लेने की कोशिश करूंगा, वैसे हम आखिर में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक सवाल आया जो मैं भी आपसे पूछना चाहता था। जरूर जरूर। तो एक हमारे ऑडियंस ने पूछा है, लाइफ इन्फ्लुएंसेस फिल्म्स और फिल्म इन्फ्लुएंसेस लाइफ। और ये मतलब मेरा भी एक इसमें दिलचस्पी थी, जो मैंने आपसे बात भी की थी पहले, कि किस तरह से हमारे सिनेमा में जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर्स, रियल लाइफ स्टोरी, सभी आपने जैसे भाग मिल्खा भाग की बात की या मैरी कॉम की बात की, स्पोर्ट्स फिल्म है, लेकिन स्पोर्ट्स फिल्म के अलावा एक और उसमें चीज है जो कि हमारा सिनेमा प्री 2010 मेरे ख्याल से तकरीबन नहीं कर रहा था, या बहुत एक हिचक थी हमारे अंदर कि हम रियल लाइफ स्टोरीज या जो एक हिस्ट्री से चीजें हमें मिल रही हैं उनके ऊपर कुछ बना सकते हैं क्या। और ये हम तकरीबन नहीं बना रहे थे, जबकि हॉलीवुड के अंदर एक पूरा इसकी बहुत कल्चर रही है कि वो रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। लेकिन लास्ट 8-10 ईयर्स के अंदर अब वो एक बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। तो जो एक नॉन फिक्शन का फिक्शन में आगमन है, जिसे मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि मतलब हम असली किरदारों को, असली लाइफ को, कई काफी विवादास्पद चीजों को अब सिनेमा के अंदर लेके आ रहे हैं, और वो काफी कठिन रहा भी है, जिसपे भी मैं आगे चाहूंगा आप थोड़ी अपनी बात रखें। लेकिन शुरुआत यहां से करते हुए कि ये जो चेंज आप देख रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? कि ऑडियंस ज्यादा इवॉल्व हुई है इस वजह से, या सोसाइटी के या सिनेमा लिखने वाले लोग कुछ नई तरह के प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि आप अगर देखें कहानी का उद्गम होता कहाँ है, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो किसी राइटर के दिमाग में वो कहानी पनपती है, उसका वहां जन्म होता है, और फिर उस कहानी का स्ट्रगल शुरू होता है
क्योंकि उस कहानी का सिनेमा तभी बनेगा जो जब उस कहानी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई तैयार होगा, और उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, बिकॉज कई करोड़ रुपयों का सवाल वो होता है। आप एक क्रिएटिव कॉल ले रहे हैं, एक जजमेंट है, आप काफी हद तक आप उसमें से इंट्यूशन और सब्जेक्टिविटी को निकाल नहीं सकते, कोई मशीन नहीं है जिसमें आप डाल के आंसर्स निकाल सकें। सो वो सारी दिक्कतें हैं। तो आई थिंक दोनों चीजें हुई। पहली बात, अगर आप देखें तो बॉलीवुड में उस वक्त काफी नई वॉइसेस एक्चुअली आई हैं, और ये नई वॉइसेस बहुत अलग बैकग्राउंड से आई हैं। जैसे आप अगर सुजीत सरकार के काम को लें, हमने उनके साथ मद्रास कैफे जैसी फिल्म की, बिल्कुल अलग फिल्म थी। उसका एक हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी मेरे ख्याल से, एक पॉलिटिकली बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी। इस तरह की कहानी कहने की कोशिश करना बहुत चैलेंजिंग काम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सुजीत ने वो सब्जेक्ट सोचा, जिसमें अपने आप से बड़ा चुनौती वाला सब्जेक्ट था कि इस तरह से आप कहानी कहेंगे। उन्होंने आगे भी इसी तरह के पिंक जैसे उन्होंने सोचा, या पीकू जिस तरह की कहानियां लिखी। तो अगर आप देखें नई वॉइसेस, या नीरज पांडे को ले, तो नीरज पांडे जो एक सिनेमैटिक रियलिज्म लेके आए अपनी फिल्मों में, वो वेंसडे में देखा गया। और आई थिंक उससे लोगों ने उस चीज को नोटिस किया कि बहुत ही एक क्लोज टू रियलिटी फिल्म थी, लेकिन एक सिनेमैटिक तरीके से उसका प्रेजेंटेशन था। तो उसमें इस तरह का जो एक कॉम्बिनेशन था, वो अगेन न्यू वॉइसेस। उसी तरह से अगर आप देखें, कहानी शुजॉय लेके आए थे। तो आई थिंक हुआ ये है कि जो ट्रेडिशनल राइटर्स थे, जिनको मैं इनसाइडर्स कहूंगा, क्योंकि ये लोग आए हैं एडवर्टाइजिंग के बैकग्राउंड से, क्योंकि जब लिबरलाइजेशन हो गया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को भी एक ऑलमोस्ट 10 साल मिले, और उस इंडस्ट्री में बहुत से क्रिएटिव लोग पनपे, जिन्होंने कहानी अपने अंदर, दे हैड बर्निंग स्टोरीज, दे वांटेड टू टेल द स्टोरीज। और ये सारे लोग धीरे धीरे इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आप इससे पहले देखें तो जो मेकर्स हैं वो एडवर्टाइजिंग से नहीं आए हैं, वो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, वो लिटरेचर से आए होंगे, या एडवर्टाइजिंग जैसी इंडस्ट्री में इतनी डेप्थ ही नहीं थी कि वहां से एक नई वॉइसेस आए। तो ये नई वॉइसेस जब आई, तो इनसे नई कहानी का उद्गम हुआ। जरूरी नहीं है एडवर्टाइजिंग हो, जैसे अनुराग कश्यप एक बहुत ही फ्रेश और नई वॉइस जो लेके आए सिनेमा में। और उस वक्त हम जैसे स्टूडियोज, और सिर्फ हमारी बात नहीं है, यूटीवी, स्पॉट बॉय भी इस तरह के कुछ काम कर रहे थे। तो जब कॉर्पोरेट्स और कई, अगर हम भी आउटसाइडर्स थे, तो हम जो लोग इस तरह के कॉर्पोरेट सेटअप चला रहे थे या वो फैसले ले रहे थे, तो हम भी उन गलियों से नहीं आए थे जो ट्रेडिशनल इनसाइडर जहां से आते हैं, जैसे यशराज अगर आप कहें, या टू एन एक्सटेंट धर्मा कहें, जो कि फिल्म फैमिलीज हैं या इनसाइडर्स हैं, या जो एक लेगेसी ऑफ थिंकिंग से आ रहे हैं। तो नई वॉइसेस आई, नए लोग जो प्रोडक्शन के या ग्रीन लाइटिंग के या कहानियों को हामी या मना करने के फैसलों की जो जिम्मेदारी उनके ऊपर आई। तो आई थिंक उनका बहुत अहम रोल रहा है, जो सिनेमा इंडस्ट्री में मुझे लगता नहीं कि उसकी इतनी रियलाइजेशन है, क्योंकि ऑफ कोर्स सिनेमा एक ऐसा माध्यम है कि जो पर्दे पर है वही सामने सबको नजर आता है, पर इसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान इन चीजों का रहा है कि जिन लोगों ने वो रिस्क्स ली उस वक्त कि ये सिनेमा, ये कहानी हम कहेंगे, उसने बहुत बड़ा रास्ता आगे खड़ा किया इन नई वॉइसेस को लाने का। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये जो लोग नए थे, ये किनके साथ काम कर रहे थे। ये एस्टैब्लिश टैलेंट के साथ काम नहीं कर रहे थे, ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं कर रहे थे। तो अगर आप देखें, एक नई सोच के डायरेक्टर, एक नई सोच के स्टूडियो प्रोड्यूसर, और एक नई सोच की एक्ट्रेस या एक्टर, कास्ट कंप्लीटली, तो उससे एक कंप्लीट नई थिंकिंग का निर्माण हुआ। और इसीलिए उसके बाद अगर आप देखें, फिल्में बहुत ही अलग तरीके की फिल्में आई, और ये सारे बदलाव जिसमें हमने जिसकी बात की वो आपको नजर आए। तो आई थिंक वो वॉइसेस का आना एक बहुत जरूरी कारण रहा फिल्म के इस बदलाव। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि हाँ, तो इस चेंज के आने के पीछे ऑब्वियसली ये चेंज बहुत साफ दिख रहा है कि जो रियल लाइफ स्टोरीज है, लेकिन इससे इस तरह की कहानियां सुनाने के अपने चैलेंजेस हैं, और उनमें से कई चैलेंज ऐसे हैं जो आपने अपने स्टूडियो के लेवल पे भी और एक लार्जर लेवल पे आप इंडस्ट्री जिन चीजों को फेस कर रही है वो भी देखे होंगे। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं, या इवन आप कोई भी हिस्ट्री, हमारी जो
पास्ट हिस्ट्री है उससे कोई चीज लेते हैं, तो बहुत अलग अलग डिवाइड है हमारी सोसाइटी इस समय जिस तरह के मूड में है, एक तरह की डिबेट उसके अंदर और एक तरह का डिवाइड उसके अंदर दिखाई देता है। तो ऐसे में चैलेंजेस किस तरह के हैं, खासतौर पे रियल लाइफ स्टोरीज, रियल कैरेक्टर्स या असली नामों के साथ सुनाने के, किस तरह का दबाव, जिसको आप कहते हैं ना एक सेल्फ सेंसरशिप का भाव कभी कभी हमारी सिनेमा में दिखाई देता है, जो कई बार एक अच्छी कहानी को कहने से रोकता है। तो वो चैलेंजेस के बारे में आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप वहां अंदर बैठ के वो चीजों को फेस कर रहे हैं, हम उन चीजों को नहीं शायद जानते उतना बेहतर तरीके से। जी जी, तो आई थिंक जो आपने पिछला भी सवाल पूछा उससे पूरा करके इस विषय पे आते हैं कि तो एस्केपिज्म का जो फॉर्मूला सा एक बन गया था, क्योंकि ऑल सेड एंड डन सिनेमा और एंटरटेनमेंट ज्यादातर लोगों के लिए एस्केपिज्म है, तो उससे जो रियलिज्म की तरफ एक एडिशनल एक डायमेंशन, नया आयाम जो पैदा हुआ, वो इसलिए नहीं आया कि हम लोगों ने फैसला किया आइए रियलिस्टिक फिल्में बनाएं, यू नो। आई थिंक मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर कॉन्सिक्वेंसेस। हमारी थिंकिंग ये रही कि कौन सा और तरीका है जिससे हम एक नई, तो हमने स्टार की जगह क्या हम कहानी को सेंटर में रख सकते हैं, और अगर हमारे पास एक यूनिक कहानी है तो उस यूनिक कहानी के कई कॉन्सिक्वेंसेस आए, जैसे हम एस्केपिज्म से निकले रियलिज्म की तरफ आए। हमें तो ये बायोपिक वर्ड भी बाद में जर्नलिस्ट ने दिया, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा हम बायोपिक बना रहे हैं, हम सिर्फ एक बहुत ही रोचक कहानी कह रहे थे मिल्खा सिंह की या मेरे कॉम की। तो ये बहुत सारी चीजें जो होता है, तो ये लेबल्स बाद में जब इसका विश्लेषण होता है तो लोग ये सब लेबल्स निकालते हैं, और फिर ऑफ कोर्स वो लेबल एक ट्रेंड भी बन जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक सिर्फ एक नई कहानी की खोज, एक नए विषय की खोज, अलग हटने की एक जो चाह, और एक नए इमर्जिंग ऑडियंस को कुछ नया कहने की जो एक सोची समझी कोशिश थी, उससे इन सब कहानियों का ये कहानियां उसका कॉन्सिक्वेंसेस थी। अब कॉन्सिक्वेंस ये था कि आप एस्केपिज्म के बजाय रियलिज्म की तरफ भी बढ़ गए, और जब आप रियलिज्म की तरफ बढ़े तो ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट लोकल्स, यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन्स, यू आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स which may not be heroic at all, you know. Ayushmann at some level is hardly heroic in so many films that he does. So I think all of this is a consequence of that whole quest for something new and different. और जब हमने न्यू और डिफरेंट की खोज की तो हमें जैसे मैंने कहा कि जब आप उस तरफ जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि एक नहीं कई द्वार खुले हैं। तो प्रोग्रेसिविज्म या अगर आप इनोवेशन करना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हिस्टोरिकल टेल ना कह सकें। तो नई फिल्म कहने की खोज में हम इतिहास तक भी पहुंच गए। और अगर आप देखें पद्मावत को तो आप कई नजरिए से देख सकते हैं। एक नजरिया ये है कि भाई एक हिस्टोरिकल टेल है वगैरह वगैरह। मेरे लिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट फिल्म है, जिसके ऊपर काफी विवाद भी था कि अगर स्त्री वो जौहर कर रही है तो फेमिनिस्ट कैसे है, लेकिन आई थिंक उसकी अपनी चॉइस और उसका एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पिक्चर में दर्शाया। और अगर आप देखें इतनी बड़ी फिल्म जिसको आप एक हीरोइन ओरिएंटेड या हीरोइन के ऊपर, ऑफ कोर्स उसमें रणवीर का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट था, शाहिद का भी था, लेकिन मेक नो मिस्टेक इट वाज अ फिल्म विद पद्मावती एट द हार्ट ऑफ इट। आपको शायद ये मैं यहाँ बता सकता हूँ कि शुरू में खिलजी के रोल के लिए शाहरुख को अप्रोच किया गया था। अच्छा। और वो चाहते थे कि बस एक ही बात मैं चाहता हूँ कि इसका टाइटल आप पद्मावती नहीं रह सकते, कि शाहरुख खान उस फिल्म में कैसे काम कर सकते हैं खिलजी का जिसका टाइटल ही पद्मावती हो। और इसी बात पे वो बात रजामंदी नहीं हुई और वो बात आगे बढ़ी कि नहीं ये टाइटल पद्मावती ही होगा। और आप देखिए किस्मत कि इस फिल्म को अपना स्त्रीलिंग लूज करना था फाइनली और इसको पद्मावत बनना था। तो कई बार हम सोचते हैं कि क्या पता हम लोग वो ओरिजिनल कास्टिंग ही कर पाते। तो आई थिंक इस तरह से जब आप ये कैरेक्टर्स करते हैं या आप नई थीम्स में जाते हैं तो ये चैलेंजेस आते ही आते हैं। एंड मेनी ऑफ दीज चैलेंजेस वी हैड नॉट इमेजिन, क्योंकि कई चैलेंजेस तो बहुत ही आर्टिफिशियल थे। जैसे आजकल कि ये कम से कम आजकल ये ऑलमोस्ट ट्रेंड बन गया है कि कोई ना कोई ऑफेंड हो ही जाता है। अभी आप हाल ही में तांडव का भी देखा होगा। और मजे की बात यह हर आदमी दूसरे से पूछ रहा है कि अच्छा इसमें से ऑफेंसिव पार्ट मुझे समझाना क्या है। तो इस स्थिति में, और एक उस दिन I was looking at something which says that a large library contains enough books to offend everyone, you know. Yes.
सो आई थिंक ये एक चैलेंज है, और ऑफ कोर्स ये क्रिएटिव फ्रीडम पे बहुत बहुत बड़ा अंकुश लगाता है, क्योंकि जब आप कहानी की खोज में जा रहे हैं तो आप उस कहानी की रोचकता आपको आगे ले जा रही है, उसके अंदर जो एक स्पिरिट है वो आगे ले जा रहा है, और आप ये सब नहीं सोच रहे हैं कि इससे कौन ऑफेंड होगा। लेकिन इस चीजों के चलने से और ये जो सब दिक्कतें आई, ऑफ कोर्स ये थिंकिंग में एक अंकुश तो लग ही गया है कि अच्छा, अगर हम ये कहें तो कहीं इससे ये ना हो, कहीं उससे वो ना हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज में रहते हुए भी आई थिंक फिर भी हम लोग क्रिएटिव रिस्क ले रहे हैं। इंडस्ट्री अलग तरीके की कहानी कह रही है, और I think this is a larger debate, and this is a larger choice of society that we want to have, and I think that will require a completely separate panel। ये इस तरह का विषय है। सही कह रहे हैं। पर ये जद्दोजहद है, क्योंकि कहानीकार कभी भी कोई रेखा में नहीं रहना चाहता, कभी बिल्कुल। और क्रिएटिविटी, हाँ, क्रिएटिविटी, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी को आप इस तरह से कोई सांचे में नहीं डाल सकते, कोई फ्रेम में बंद नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमको 5 मिनट और मिले तो हम 10-20 तक अपना सेशन ले जा सकते हैं। मेरी तरफ से लास्ट सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा, हम फिर उसके बाद कुछ और ऑडियंस क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज जो छूट रही है हमारी इस सारी बात से अभी तक, वो है वो एक पूरा जो स्ट्रीमिंग का नई दुनिया आई है, वेब सीरीज की एक नई दुनिया आई है, और किस तरह से इसने हमारे सिनेमा को बदला है। क्योंकि मैं उसको भी सिनेमा का पार्ट ही मानता हूं, भले ही वो एक अलग तरह से देखा जा रहा हो। तो व्यूइंग एक्सपीरियंस बदला है, देखने का तरीका बदला है लोगों का। उससे एक फॉर्म में जो कंटेंट के अलावा फॉर्म में जो चेंज आया, उससे कंटेंट में क्या असर पड़ता है। क्योंकि अब आप कहानी के लिए वो जो एक हमारे पास में 2.5 घंटे की या 2 आवर्स की एक सेट स्टोरी का साइज था, वो हम टूट गया है। तो अब आप अपनी कहानी 5 घंटे में, 6 घंटे में, 10 एपिसोड्स में कह सकते हैं। इससे किस तरह के परिवर्तन आए हैं, तो ये फॉर्म के लेवल पे किस तरह की तोड़फोड़ वेब सीरीज ने की है, और कौन सी नई चीजें हैं जो कि वेब सीरीज में करना आसान है, शायद सिनेमा में करना मुश्किल है। वो आप शायद कमर्शियल लेवल पे, या जो एक उसका कमर्शियल एंगल है, उससे भी आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को ये चेंज किस तरह आया। तो देखिए, सबसे उसके लिए एक जो मूल बात ये है कि जो स्क्रीन राइटिंग का चैलेंज क्या है। तो उसमें अगर आपको एक किताब कहनी है तो आपको किताब लिखने वाले बहुत लोग मिलेंगे who can actually write, because जो फाइनाइटनेस है स्क्रीन की, वो किताब पे लागू नहीं होती। जितना वक्त लेना है, जितने पन्ने लेने हैं, आप अपनी दुनिया उसमें आप निर्माण कीजिए और उसको कहिए। जो सबसे बड़ा चैलेंज सिनेमा का ये है कि अगर आप कोई भी कहानी कह रहे हैं, चाहे वो 2 महीने की हो, 5 साल की, 1 दशक की, या पूरी जिंदगी की, आपको कहना उन्हीं 2-2.5 घंटे में है। और ये स्क्रीन राइटिंग का चैलेंज है कि मुझे कवर तो बहुत ज्यादा वक्त करना है, लेकिन उसको मैं 75 या 80 सीन्स के स्क्रीन प्ले में कैसे उसको मैं बांधूं और वही कहानी कहूं जो मैं कहना चाहता हूं। और इसीलिए स्क्रीन राइटिंग इज इवन फार टफर एन आर्ट। और इसीलिए स्क्रीन राइटिंग में भी जैसे किसी भी परफॉर्मेंस में होता है या स्पोर्ट्स में होता है कि एक पैचेस में लोग सक्सेसफुल होते हैं, और वही सक्सेसफुल लोग फिर अचानक आप सोचते हैं कि भाई इनका जादू कहाँ गया, तो ये इसी का कारण है ये। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है हमें वेब सीरीज के माध्यम से, वो ये है कि ये जो स्क्रीन राइटिंग के ऊपर जो एक ये लक्ष्मण रेखा बनी हुई है 2-2.5 घंटे की, ये मिट गई है। और इससे आपकी राइटिंग को बहुत नए आयाम मिले हैं। आपके जो ग्राफ्स हैं, कैरेक्टर ग्राफ्स हैं, आप बहुत ही सीमित तरीके से चल सकते हैं। आपके हीरो या हीरोइन रहेंगे, प्रोटैगनिस्ट रहेंगे। आप बहुत ज्यादा बाकी कैरेक्टर्स के ग्राफ्स में नहीं जा सकते एक समय की सीमितता को देखते हुए। अगर आप वेब सीरीज देखें तो यू कैन एक्चुअली हैव वेरी कॉम्प्लेक्स characters and their own graphs other than what is playing for the lead or the 2 or 3 main people centering around the story. That's another freedom, and that allows you to then do so many different things. तीसरी बात, चूंकि ये कहानियां आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंचती हैं, आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचती है, और आपको घर से निकल के बॉक्स ऑफिस तक नहीं जाना पड़ता है, इसलिए स्टार्स की जो व्हीकल है उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट है, ये आप तक पहुंच रहा है। और उससे तो इतना ज्यादा फ्रीडम हमें मिला है। अगर आप जमतारा की आपने जैसे बात की देखें, तो हम लोगों ने उसमें बिल्कुल नए चेहरों को कास्ट किया, सिर्फ उनकी एक्टिंग को देखते हुए, और कितने वो पावरफुल और नेचुरल
फिट होते हैं किरदार में, इस बात को देखते हुए, और उसको लेके कंप्लीटली एक नई तरह की आजादी मिल जाती है कहानीकार को, कि आप फ्रीली कास्ट कर सकते हैं। तो कहानी के ऊपर से टाइमिंग का प्रेशर निकलता है, कहानी के ऊपर से स्टारडम और कास्टिंग का प्रेशर निकलता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पहले प्रश्न से भी रिलेटेड है, कि जो यूनिवर्सल स्टोरी का जो भार होता है वो आपके ऊपर से हट जाता है। अब आपको सिर्फ कोहॉर्ट्स चाहिए या ग्रुप्स चाहिए, आपको सिर्फ ऐसा एक छोटा समूह देखना है, जैसे यंग अडल्ट्स, कि भाई आप यंग अडल्ट्स के ऊपर ही टारगेट करके स्टोरी बना सकते हैं। तो आपको जो फ्रीडम मिलती है कि आप स्टोरी की जो चॉइस आप कर सकते हैं, वो बहुत ही अलग है, क्योंकि उसको इन सारी फिल्टर से गुजरना नहीं पड़ता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग में इट्स एन एक्सप्लोजन आउट देयर। अगर आपने लेटेस्ट देखा हो तो एके वर्सेस एके तो पूरा जॉनर ब्रेकिंग है, जहां फैक्ट और फिक्शन दोनों मिल गए हैं, और किरदार दोनों रियल लाइफ में प्रमोट करते हुए अपने किरदार भी निभा रहे हैं और उनकी असलियत भी उसी में जोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें तब संभव हो पाई है कि जब ये सारी जो सीमितताएं थी, ये जब मिटी, तो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आपने वो भी एक सीरीज देखी होगी मैच मेकिंग वाली, इंडियन मैच मेकिंग, जिसमें भी आप सोच सकते हैं कि इसमें से कितना कुछ सच है, बिकॉज काफी कुछ तो जो हो रहा है समाज में वो दिखाया जा रहा है, और उसको एक स्क्रिप्टेड रियलिटी की तरह भी पेश किया जा रहा है। तो फॉर्मेट्स पूरी तरह से ब्रेक हो गए हैं, नए नए तरीके के फॉर्मेट्स आ रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने इंडिया में हिस्टोरिकल फिक्शन जैसी चीजें नहीं की हैं, जिस तरह से आप वेस्ट में देखते हैं। मैन इन हाई कासल अगर आप देखें तो वो जॉनर तो हमारे यहाँ देखा ही नहीं गया है। आप सोचिए अगर आप हिस्टोरिकल फिक्शन कर पाए तो कितने रोचक विषय इसमें बन सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक एरिया है जहां हम जा नहीं पाए हैं। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर मैं हमेशा मानता हूँ इतनी चीजें होती है। पार्टीशन हमारा एक ऐसा इवेंट है हमारी हिस्ट्री का जिसके ऊपर सिनेमा में भी बहुत काम नहीं हुआ है, और वेब सीरीज तो उसके लिए मेरे ख्याल से परफेक्ट माध्यम हो सकता है। हमारे पास 2 मिनट और बचे हैं, तो मैं जल्दी से ऑडियंस क्वेश्चन में 1-2 सवाल लेना चाहूंगा। एक हमारे ऑडियंस कुछ साथी पूछना चाहते हैं, रोमांस कहाँ चला गया हमारी फिल्मों से? एक जो ट्रू रोमांस फिल्म जो होती है, जो 90s, मेरे ख्याल से कोई मेरी तरह 90s चाइल्ड है जो कि उस तरह का ट्रू रोमांस देखना चाहते हैं, डीडीएलजे टाइप का, तो वो उनका सवाल है कि एक रोमांस वाली फिल्म क्यों नहीं दिखाई देती अब उस तरह से? तो देखिए, जिन्होंने सवाल पूछा उनसे मैं कहूंगा कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा और भी राहतें हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो ये तो वक्त है जब हम बाकी रंग खोज रहे हैं, बाकी जरिए खोज रहे हैं कहानी कहने के। रोमांस हम लोगों ने 50-60 सालों किया है और रोमांस गया नहीं है। अगर आप देखें आज भी ये, हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा सही चीज है कहने की, उसका रूप बदला है। अगर आप शुभ मंगल सावधान देखें तो रोमांस का एक नया रूप नजर आता है आपको, या आप वीरे दी वेडिंग देखें, या आप कपूर एंड सन्स देखें, या वो गाना एक लड़की को जो देखा तो ऐसा लगा, जिसका एक बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आज हमारे सिनेमा में हो रहा है। तो आई थिंक रोमांस ने भी अपना एक पूरा, मतलब जो रेनबो के जो 7 रंग हैं वो नजर आ रहे हैं, और हम उस 1 या 2 रंगों से बाहर निकल के इस तरह से सब चीजें सामने आ रही है उस तरह से, और वो एक बड़ी सकारात्मक चीज है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारा समय ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, तो मैं ऑडियंस की तरफ से, मेरी तरफ से आपका बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। 1 मिनट बचा है, मुझे ये बताया जा रहा है, तो लास्ट मिनट के अंदर कोई चीज, अगर मतलब नए राइटर्स कैसे अप्रोच कर सकते हैं स्टूडियोज को, या इस तरह की कोई चीज, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देख रहे होंगे जो सिनेमा इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं एज ए राइटर। कोई ऐसा तरीका हो सकता है, कोई ऐसा वे आउट है? अब वो ज्यादा ओपन हुआ है क्या, कोई उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, इस एक एरिया में जितनी प्रगति होनी चाहिए वो हुई नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं जो हमें आज करना है उसको करने में, कि इस प्रोसेस में जो सुधार होना चाहिए वो अभी उस हिसाब से उतना है आया नहीं है। तो जिस तरह से हम लोग भी अगर कहानियों से एंगेज करते हैं, तो कहानियों को ऑनलाइन एंगेज करना, या बिना राइटर का एक नरेशन लिए, या बिना उस डायरेक्टर का एक पूरी समझ के बिना एक रिमोट बेसिस पे सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे जुड़ना,
ये एक एरिया है जिसपे हम लोगों ने काफी कोशिश की है कि हम इसे कैसे कर सके, क्योंकि अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू डील विद स्केल, यू नो. सो आई थिंक वी आर येट टू फिगर दैट सोल्यूशन. बट उसके अलावा आई थिंक आप जिस तरह से इन लोगों ने किया है, जो नई वॉइसेस आई हैं, अगर आप अपनी कहानी और अपने कन्विक्शन पे कायम है, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा एक ऐसा प्रोड्यूसर ढूंढने में जो उस कन्विक्शन को समझेगा, बिकॉज प्रोड्यूसर भी वही ढूंढ रहा है, स्टूडियो भी वही ढूंढ रहा है. हम रोज कहानी की खोज में निकल रहे हैं, वो कहानी जो शायद किसी ने कही नहीं है या एक नए ढंग से कही जा सके. तो सिर्फ वो मुलाकात का ही प्रश्न है. आप भी कहीं और घूम रहे हैं, हम भी कहीं और घूम रहे हैं, और या तो वो टेक्नोलॉजी वो मुलाकात कराए, और या फिर जो जिसे द ओल्ड वर्ल्ड कॉल्ड स्ट्रगल, that is what it is. And I wish I could offer something better, but स्थिति वही है. पर मेरे ख्याल से हम इस पॉजिटिव नोट पे एंड कर सकते हैं कि कहानियों की तलाश में है बंबई का जो फिल्म इंडस्ट्री है, बंबई का सिनेमा उद्योग है, और नया टैलेंट ढूंढने के लिए ओपननेस बहुत व्यापक रूप से अब इंडस्ट्री में है, खासकर वेब सीरीज के चलन के साथ. बिल्कुल. तो वो जो एक ओल्ड टर्म स्ट्रगल वाला था, उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. मैं मान के चल रहा हूँ कोई भी नई राइटर इस समय बंबई जाते हैं. तो थैंक यू वेरी मच अजीत, बहुत मजा आया, मुझे बात करके बहुत मजा आया. और ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन बहुत होपफुल टाइम भी है मेरे ख्याल से. बहुत उम्मीदों भरा समय है. हमारा सिनेमा एक नई करवट ले रहा है ऐसा लगता है, और आप जैसे लोग अगर उसके फोरफ्रंट पे हैं, तो मेरे ख्याल से आगे हम बहुत उम्मीदों के साथ में देख सकते हैं कि वेब सीरीज में, सिनेमा में हम और नई तरह की चीजें देखेंगे. प्यार की नई परिभाषाएं देखेंगे, अदावत की नई परिभाषाएं देखेंगे. तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए. और मैं चाहूंगा नीरज जी और मंजू जी जो है वो वापस स्टेज संभालें. थैंक यू वेरी मच.